हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे हम डिस्कस करते रहते हैं और करंट अफेयर्स में जो इशू होती हैं उनको लेके आते हैं और कुछ जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं पॉलिटी के जिनका आपके एग्ज़ाम से ताल्लुक़ हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनको हम यहाँ डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर्स में, करंट इश्यूज़ में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने दिया है, जिससे संविधान में जो इनहेरेंट सोशल जस्टिस का उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है जिसमें जो पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, जो वीकर सेक्शंस में भी वीकर हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए। जो संविधान में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट है, अफर्मेटिव एक्शन का कंसेप्ट है, कैसे उसका उद्देश्य पूरा हो, कैसे वो बेनिफिट उन तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में एक फैसला दिया है। द हिंदू में एक आर्टिकल आया, उसका मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। वाई हैज़ द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड स्टेट्स राइट टू सब कैटेगराइज एससीज फॉर कोटा बेनिफिट्स एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं जिनसे हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे, तमाम ये टॉपिक्स आया करते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया और क्या इशू है और कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्कस किए हैं। यूजुअली ऐसे जो चीज़ें हाईलाइटेड रहती हैं वही किसी तरीके से एग्ज़ाम में आ जाती हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस इशू का बैकग्राउंड जानते हैं। हमको पता है हमारा संविधान एक सोशल जस्टिस का डॉक्यूमेंट है, सोशल रिवॉल्यूशन करता है, उसका डॉक्यूमेंट है। कैसे समाज में बड़ा बदलाव लाया जाए, सभी का उत्थान पूरी तरीके से हो सके। उसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी सभी को रिजर्वेशन दिया जाता है, सभी के बैकवर्डनेस का ख्याल रखा जाता है ताकि डेवलपमेंट का बेनिफिट सभी को बराबर मिल पाए। यही देखते हुए पंजाब सरकार ने 1975 में एक नोटिफिकेशन जारी किया अपने कानून के तहत, जिसमें जो एससी कम्युनिटी थी पंजाब में उसमें सब कैटेगरी बना दी। मतलब जो एससी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो विद इन द कम्युनिटी सभी के पास बराबर नहीं जा पा रहा है। जो फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं, मतलब जिनके हालात बेहतर हैं, वही शिक्षा का फ़ायदा, नौकरियों का फ़ायदा उठा ले रहे थे और जो एससी में और पीछे की तरफ हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो 25% रिजर्वेशन एससीज को दिया जाता है, इसका आधा उनमें जो अति पिछड़े हैं उनको दिया जाएगा। ये पंजाब सरकार ने लागू कर दिया था और ये चला आ रहा था। ऐसा ही कुछ आगे चल के आंध्र प्रदेश ने भी किया। उन्होंने भी इस एससी कम्युनिटी को सब कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने भी अपने यहाँ कानून पास कर दिया जिससे सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। ये चैलेंज हो गया और 2004 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया, ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये वो केस आ गया जिसको ओवर रूल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच द्वारा 2004 में। अब हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के कानून की। आंध्र प्रदेश ने भी कुछ ऐसे ही कर दिया था, सब कैटेगरी बना दी थी एससी कम्युनिटी को लेके। ये चैलेंज हो गया था आंध्र प्रदेश का और आंध्र प्रदेश वाले कानून का फाइनली केस बनता है। ईवी चेन्नैया, संविधान की जो पीठ थी 5 जज बेंच की, इसने फैसला दिया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी इज होमोजीनियस कैटेगरी स्टेट्स कैन नॉट सब कैटेगराइज। राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो कैटेगरी में सब कैटेगरी बना सकते हैं। आर्टिकल 341 कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 341 के तहत प्रेसिडेंट एक एससी लिस्ट जारी करते हैं और इसमें अगर कोई इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन है इन द लिस्ट, it is done by parliament।
ये जो आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति एससी की लिस्ट जारी करते हैं, इसमें कोई भी बदलाव होता है वो बदलाव पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। तो राज्य के पास तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं कि वह एससी लिस्ट में कोई सब कैटेगरी बना सकती है, इसलिए संविधान भी अलाउ नहीं करता है और राज्य का ऐसा कोई भी काम असंवैधानिक करार दिया जाता है। दूसरी बात, एक बार राष्ट्रपति ने 341 में लिस्ट जारी कर दी तो एससी कम्युनिटी सारी होमोजीनस है। ये मान लेता है संविधान, ये मान लेती है केंद्र सरकार कि सबके हालात एक से हैं। एससी कैटेगरी में आ गए, सबके हालात एक से हैं, उनके अंदरूनी तौर पे उनके हालात कैसे अलग अलग हैं इससे हमको मतलब नहीं है। तो उन्होंने इस आंध्र प्रदेश के फैसले को दरकिनार कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। ईवी चेन्नैया 2004 में 5 जज बेंच का फैसला था। उधर वो जो पंजाब का चल रहा था, जो 25% रिजर्वेशन को आधा 2 और कम्युनिटी में बांट दिया गया था, वो चैलेंज हो गया और 2006 में ईवी चेन्नैया का फैसले का मदद लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वो जो पंजाब का एक्ट था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। वो जो पंजाब का 1975 से एक्ट चला आ रहा था जिसमें सब कैटेगरी काम करती आ रही थी, वहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और उसी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और ईवी चेन्नैया का हवाला लेते हुए कि अभी हाल फिलहाल में ईवी चेन्नैया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एससी कम्युनिटी में सब कैटेगरी नहीं हो सकती, इसलिए आपका ये कानून गलत है। केस का नाम था किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2006। अब इसमें जो पंजाब का वो कानून चला रहा था 1975 वाला, 31 साल बाद ये दरकिनार कर दिया गया कि ये ईवी चेन्नैया की वजह से ये हम अब कैंसिल करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब आपको पता है कि जब भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आता है तो लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं। उधर पंजाब ने क्या किया, उस जजमेंट को आने के बाद एक पंजाब की विधानसभा ने एक कानून पास कर दिया जिसके तहत वो जो सब कैटेगराइजेशन था विद इन एससी उसको उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। मतलब उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया, आपने कानून के तहत पास कर दिया कि ये सब कैटेगराइजेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। कि ये जो पंजाब का कानून आया ये चैलेंज कर दिया गया और इस केस का नाम बना दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये पंजाब का कानून चैलेंज कर दिया गया कि ये कानून गलत है जो इन्होंने ईवी चेन्नैया के फैसले को रद्द करते हुए अपना कानून पास कर दिया और एससी कैटेगरी को सब कैटेगराइजेशन को कंटिन्यू कर देते हैं। ये चैलेंज कर दिया गया और इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस 2006 के एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। मतलब पंजाब ने जो नया कानून बनाया था वो फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया ईवी चेन्नैया का हवाला लेते हुए। अब ओब्वियसली ये जो देविंदर सिंह जो केस था इसमें जो पंजाब का कानून था 2006 वाला ये डिसकंटिन्यू हो गया, इसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, ओवररूल कर दिया। ये केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट और 2014 में ये जो केस था, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट ये अपील में चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया था। और इस पे फिर उस समय की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह दिया, जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गया तो कोर्ट ने कहा कि अब ये डिटरमिन करना है, इट इज टू बी डिटरमिन्ड इफ ईवी चेन्नैया जजमेंट नीड्स रिकंसिडरेशन। अब यहां पर जब ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो जजमेंट चैलेंज हुआ था,
इसमें कोर्ट ने कह दिया अब ये देखना ज़रूरी हो गया है कि 2004 का जो ईवी चनैया जजमेंट था 5 जजेस बेंच का, क्या इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फाइनली 2020 में ये बोल दिया गया कि यस, ईवी चनैया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह दिया ईवी चनैया नीड्स रिकंसिडरेशन, इसको दोबारा समझा जाए, इसको पुनर्विचार करना ज़रूरी है। और ये जो अभी देवेंद्र सिंह केस ही चल रहा है, देवेंद्र सिंह केस का जजमेंट जो अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट को, फाइनली 2020 में कह दिया गया कि ये जजमेंट को रिकंसिडर किया जाए। और क्योंकि ईवी चनैया 5 जज बेंच ने दिया था तो रिकंसिडरेशन बिगर बेंच ही कर सकती है, और 7 जज बेंच के सामने ये केस दे दिया गया। उसी 7 जज बेंच ने अभी 2024 में 2-3 दिन पहले अपना फैसला सुना दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2024 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था, 2 दिन पहले इसको सुना दिया गया। तो दिस 7 जज बेंच ने बोला है SC कैटेगरी इज नॉट होमोजीनस, एक सी नहीं है विद इन द ग्रुप। ऐसे सब ग्रुप्स हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, सभी को एक ही तरीके से ट्रीट करना, सबको एक तरीके से ट्रीट किया है, उससे बेनिफिट होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो बेनिफिट दिया जा रहा है रिजर्वेशन का, वो कुछ ही लोग बेनिफिट उठाते आ रहे हैं। आपको याद होगा ओबीसी कैटेगरी में इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ओबीसी में क्रीमी लेयर होनी चाहिए। एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर की बात नहीं चल रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर देखा गया है कि एससी कम्युनिटी में जो बेटर ऑफ थे किसी वजह से, उनके हालात बेहतर थे, वही सारा बेनिफिट ले जाते हैं, वही पढ़ाई लिखाई करते हैं, वही अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं को अवेयरनेस होती है, तो बेनिफिट वही ले जाते हैं। मतलब जो बेनिफिट है एससी कैटेगरी का वो वर्टिकली फ्लो कर रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल विस्तार नहीं हो पा रहा है। एससी में भी जो हालातों में लोग पिछड़े हुए हैं उनका बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो ये कहना कि आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति लिस्ट जारी करते हैं, एक बार जब 341 की लिस्ट में आ गए तब सारे एक से हैं, उनके हालातों में कोई फर्क नहीं है, ऐसा संविधान मानता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, एससी कैटेगरी होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है। स्टेट्स को अधिकार है राइट टू सब कैटेगराइज, वो सब कैटेगरी बना सकते हैं। आर्टिकल 341 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति एससी लिस्ट जारी करेंगे और पार्लियामेंट उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन कर सकता है। अगर राज्य जो एलोकेटेड कोटा है उसमें सब कैटेगरी बनाता है तो ये आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, राज्यों को पूरा पूरा अधिकार है। और कोर्ट ने कहा ऐसा करने से, सब कैटेगराइज करने से बेसिकली सब्सटेंटिव इक्वलिटी अचीव होती है, सब्सटेंटिव इक्वलिटी अचीव होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है किसी भी सोशल वेलफेयर पॉलिसी का, सब्सटेंटिव इक्वलिटी। बार बार जो सीजीआई है उन्होंने सब्सटेंटिव इक्वलिटी फ्रेज का इस्तेमाल किया है। तो ईवी चनैया को उन्होंने ओवर रूल कर दिया, कहा एससी एक होमोजीनियस कैटेगरी है, राज्यों को पूरा अधिकार है कि राज्य सब कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी उठी कि क्या एससी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर होनी चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट का रेफरेंस नहीं था तो इस पे एक जज ने बात तो कही अपनी, लेकिन इस जजमेंट का ये आउटकम नहीं है कि एससी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर बना दी जाए, लेकिन इसका रेफरेंस इसमें आया है, आउटकम जजमेंट का पार्ट ये नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि राज्यों को अधिकार है कि वो सब कैटेगरी बना सकते हैं और होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है। सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको ध्यान में रखा जाए। तो ये बात आ जाती है सब्सटेंटिव इक्वलिटी की। अब क्या होती है सब्सटेंटिव इक्वलिटी? हमारे प्रीएम्बल से लेकर फंडामेंटल राइट के 14, 15, 16, 17, 18, खास तौर से 14, 15, 16 आर्टिकल तो इक्वलिटी की बात भरपूर करते हैं। इक्वलिटी को अगर हम देखें तो इक्वलिटी 2 तरीके की हो जाती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है सब्सटेंटिव। एक होती है फॉर्मल, एक होती है सब्सटेंटिव। इक्वलिटी का मतलब है विशेष अधिकार की एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी के लिए कोई विशेष अधिकार ना हो, सब एक से होने चाहिए।
अब हम फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 को अगर हम ले लेते हैं तो आर्टिकल 14 में दो फ्रेज हैं। एक फ्रेज कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक फ्रेज कहता है देयर शैल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, है ना। दो फ्रेज हो जाते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 का एम्बेड विस्तार बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी चीज़ें समझी जा सकती हैं। अब फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कानून के लिए सब बराबर हैं, कानून भेदभाव नहीं करता। मतलब ऐसी कैटेगरी की लिस्ट में आप एक बार आ गए तो वो जो कोटा 15% का है या 25% का है राज्यों के अनुसार, वो सब पे बराबर एप्लीकेबल होता है। विद इन द कम्युनिटी, विद इन द जो कैटेगरी है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए एक सा है। दिस फ्रेज डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्कमस्टांसेस। अगर आप एससी की लिस्ट में आ गए, एक वो शेड्यूल कास्ट जो कई जनरेशन से बिल्कुल पिछड़े हैं, आज भी वो जो म्यूनिसिपैलिटी के काम होते हैं, जिसका वेंजिंग का काम होता है, वो करते आ रहे हैं, भले ही वो एससी कम्युनिटी के पार्ट हैं। और एक एससी कम्युनिटी के लोग ऐसे भी हैं जो सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं या अच्छे अच्छे बिजनेस चला रहे हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो भी हैं। तो क्या वो एससी कम्युनिटी के लोग जो स्कैवेंजिंग का काम कर रहे हैं, या वो जो सिविल सर्विसेज में जिनके पेरेंट्स हैं या जो बिजनेसेस कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे आ चुके हैं, क्या उनके हालात एक से हैं? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ये कहता है कि उनके हालात एक से हैं नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमने तो 15% दे दिया और एक बार आप इस लिस्ट में आ गए तो आप सब एक से हैं। आपके इंटरनल हालात कैसे हैं ये हम ध्यान नहीं रखते, ये हमारा कंसिडरेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बेनिफिट है ओब्वियसली वही ले जाएंगे जो अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छे किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी कोचिंग्स में जा रहे हैं, अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। वो 15% का रिजर्वेशन उन्हीं के पास चला जाएगा और जो उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं एससी कम्युनिटी के ही हैं, उन तक बेनिफिट नहीं आ पाएगा। तो ये यहाँ पर सर्कमस्टांसेस का ध्यान नहीं रखा जाता है। बेनिफिट आपको अवेलेबल है, एंटाइटलमेंट है आपको, लेकिन अचीवमेंट नहीं है आपके पास, बेनिफिट आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो हिस्टोरिकल बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को आपकी कम्युनिटी में कुछ लोग पार कर गए हैं, आप अभी भी पार नहीं कर पाए हैं। तो उन बैरियर्स को ध्यान में रखते हुए अगर काम किया जाए तो बात आ जाती है सब्सटेंटिव इक्वलिटी की। इसका मतलब जो बराबरी लाने का उद्देश्य है वो तभी है जब सभी का बेनिफिट हो जाए, डेवलपमेंट का बेनिफिट सभी तक पहुंच पाए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए कि उससे निकलने वाली सुरक्षा सभी के पास बराबर पहुंचे। मतलब जो असुरक्षित हैं, जो डेवलपमेंट की रेस में बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, लास्ट इन द रो हैं, उनको भी बेनिफिट उन तक पहुंचाया जा सके। यहां तो वो नहीं पहुंच पा रहा था, यहां पहुंच जाएगा। मतलब यहां पर ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं इनको भी ध्यान में रखा जाता है। हालात कैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वली प्लेस्ड, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर आपके हालात एक से हैं तो हालात एक से हैं तो व्यवहार भी एक सा होगा, हालात एक से नहीं है तो व्यवहार एक सा नहीं होगा। लेकिन यहां पर ही ध्यान रखा जाता है कि हालातों को भी ध्यान में रखा जाए। इसलिए कोर्ट ने कहा कि सब कैटेगरी अगर एससी कम्युनिटी में बनाई जाती है तो इसका मतलब सब्सटेंटिव इक्वलिटी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो जो बैरियर्स थे वो खत्म हो जाएंगे, वो जो हिस्टोरिकल पिछड़ापन है वो खत्म हो जाएगा और वो भी आगे आ पाएंगे, बेनिफिट उन तक पहुंच जाएगा जो, और हॉरिजॉन्टल विस्तार हो जाएगा रिजर्वेशन पॉलिसी का। इसलिए सब कैटेगरी बनाना पॉसिबल है और राज्यों को अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं है। तो कोर्ट ने फाइनल ये कह दिया सब्सटेंटिव इक्वलिटी का ध्यान रखा जाए। सब्सटेंटिव इक्वलिटी का मतलब है कि इक्वली प्लेस्ड, इक्वली ट्रीटेड। जिनके हालात एक से उनके साथ एक सा व्यवहार, जिनके हालात भिन्न उनके साथ व्यवहार भी भिन्न हो सकता है, जिसे कहते हैं सब्सटेंटिव इक्वलिटी। तो उद्देश्य संविधान का यही है कि बेनिफिट सब तक एक्चुअल हालात में पहुंचे। एंटाइटलमेंट इज नॉट लीडिंग टू अचीवमेंट, इट मीन्स दैट पॉलिसी इज समवेयर फॉल्टी। उसी का ध्यान रखते हुए उन्होंने सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात कही है। तो फाइनली 7 जज बेंच ने दविंदर सिंह केस के हवाला लेते हुए एवी चन्नैया को रूल आउट कर दिया। सब्सटेंटिव इक्वलिटी के लिए राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप एससी एसटी की जो टोटल रिजर्वेशन आपके राज्य में है
उसे सब कैटेगराइज कर सकते हैं, वो आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं है। याद रखना है, ओबीसी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर इंदिरा साहनी केस में बनाई गई थी, डिस्कस किया गया था। यहाँ पर क्रीमी लेयर की बात तो कही गई है, लेकिन जजमेंट का ये पार्ट नहीं है कि यहाँ सरकार को क्रीमी लेयर बनानी चाहिए। आगे चल के हो सकता है एससी कम्युनिटी में भी क्रीमी लेयर की बात आ जाए। यहाँ दो ही इंपॉर्टेंट बातें, ईवी चनैया का जजमेंट ओवररूल किया जाता है। एससी कम्युनिटी होमोजीनियस नहीं है, डिफरेंट कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी के डिफरेंट सब ग्रुप्स अलग अलग हालातों में हैं। सबको बेनिफिट रिजर्वेशन का मिलना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन का बेनिफिट का रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रॉन्ग, नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट मीट्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस जजमेंट का फाइनल फैसला है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है पंजाब के केस, आंध्र प्रदेश के केस को लेके और ईवी चनैया के जजमेंट को लेके। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।